नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती बी एन मेश्राम, प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, प्राचार्य शासकीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोंगरगांव, अतिरिक्त प्रभार प्राचार्य शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय राजनांदगांव। हम विद्यार्थियों को ऑनलाइन से अध्यापन करा रहे हैं। मैं राजनीति शास्त्र के अंतर्गत रूसो के संबंध में आपको जानकारी दूंगी। प्रथम पाठ में रूसो की संक्षिप्त जानकारी, रूसो के सामाजिक समझौते का सिद्धांत, इसके अंतर्गत मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और समझौते से राज्य का निर्माण किस तरह से होता है, इसके संबंध में जानकारी दूंगी। और दूसरे पाठ में सामाजिक शिक्षा के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो सबसे पहले हम रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धांत पे चर्चा करेंगे। रूसो का पूरा नाम जेन जैक्स रूसो है। रूसो का जन्म 1712 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में हुआ था। 16 वर्ष की आयु के पश्चात वो फ्रांस आ गए और फ्रांस की जो राज्य क्रांति थी, उस राज्य क्रांति में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और उन्हें फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत भी कहा जाता है। रूसो को प्रजातंत्रात्मक विचारों के लिए जाना जाता है। उनका जीवन बहुत ही संघर्षशील रहा है और कुसंस्कारों में बीता है। रूसो के पास प्रकृति प्रदत्त ऐसी प्रतिभा थी जिसके बल पर वो एक महान दार्शनिक बन गया। रूसो ने अपने जीवन काल में बहुत सारी रचनाएं लिखी है और हर एक रचना में उन्होंने एक विषय को लेकर अपने विचारों को उन्होंने व्यक्त किया है। रूसो ने डिजाइन की एकेडमी द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में अपना निबंध प्रस्तुत किया। उनका विषय था, क्या विज्ञान और कला की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया है या शुद्ध किया है। इस पर रूसो ने अपना दृष्टिकोण दिया था और अपना मत प्रतिपादित किया था कि कला और विज्ञान की प्रगति ने नैतिकता को भ्रष्ट किया है, क्योंकि इससे मनुष्य का सरल व प्राकृतिक जीवन समाप्त हो जाता है। उन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी थी वो सन 1754 में उन्होंने डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन एंड फाउंडेशन ऑफ इनइक्वलिटी, इसके संबंध में विचार जो प्रस्तुत किया था, उन्होंने इस पे व्यक्तिगत संपत्ति पर प्रहार किया था। 1755 में उन्होंने डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पर अपने विचारों को व्यक्त किया था और सामान्य शिक्षा के संबंध में इस निबंध में उन्होंने अपने विचार लिखे थे। उसी तरह से 1762 में इमाइल उनकी रचना प्रकाशित हुई जो पूरी तरह शिक्षा शास्त्र पर आधारित थी। 1762 में ही द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पर उन्होंने अपने विचार लिखा था, जिसमें मनुष्य के स्वभाव के संबंध में उन्होंने अपनी जानकारी दी है। रूसो के सिद्धांत के बारे में हम जानते हैं कि रूसो ने मुख्य रूप से दो सिद्धांत बताए हैं, एक सामाजिक समझौते का सिद्धांत और दूसरा सामान्य शिक्षा का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में अनेक सिद्धांत बताए गए हैं और उनमें एक सिद्धांत है सामाजिक समझौते का सिद्धांत। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में हॉब्स, लॉक और रूसो, इन तीनों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है और राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में जानकारी दी है। तो रूसो ने जो विचार अपने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में दिए हैं, उसके बारे में सबसे पहले उन्होंने मानव स्वभाव के बारे में जानकारी दी है, ह्यूमन नेचर के बारे में। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो का ये मानना है, प्लेटो, अरस्तु और लॉक से उनके विचार मिलते जुलते हैं। वह हॉब्स और मैकियावेली की तरह मनुष्य को दुष्ट और स्वार्थी नहीं मानता है। मानव स्वभाव के बारे में रूसो का मानना है कि विज्ञान और कला ने मानव को सभ्य तो बनाया है, परंतु उसमें घृणा, ईर्ष्या, छल, कपट जैसे दुर्गुण भी उन्होंने भर दिए हैं। रूसो मानता है कि
कि मानव के इस पतन और बुराई को रोका भी जा सकता है, उसको दूर भी किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य स्वभाव से सामाजिक होता है, नम्र, परोपकारी, दूसरों की सेवा करने वाला होता है, उसका जीवन फिर से अच्छा बन सकता है। परंतु मनुष्य को अच्छा जीवन बनाने के लिए अपने अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। रूसो मानता है कि मनुष्य को अपने स्वयं के विवेक के अलावा किसी और के शासन के अधीन नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को हमेशा अपने विवेक से काम करना चाहिए। रूसो कहता है मनुष्य को प्रकृति की ओर लौटी। रूसो मनुष्य को प्रकृति की ओर लौटने की बात कहता है। रूसो मनुष्य को प्रकृति की ओर लौटने की बात करता है। मानव स्वभाव के संबंध में रूसो ने दो प्रकार की प्रवृत्तियां बताई है। एक है आत्म प्रेम या आत्मरक्षा की भावना, सेल्फ लव और सेल्फ प्रिजर्वेशन सेंटिमेंट्स, और दूसरा करुणा या सहानुभूति की भावना, पीटी और सिंपैथी सेंटिमेंट्स। जो पहली भावना है आत्म प्रेम या आत्मरक्षा की, तो इसमें मनुष्य का जो प्रथम नियम है अपनी आत्मरक्षा करना, उसे सबसे पहले अपनी चिंता रहती है। यदि ये भावना उसमें नहीं होती तो प्राकृतिक संकटों व हिंसक पशुओं के आक्रमण से पहले ही वो नष्ट हो चुका होता। और जो दूसरी भावना है करुणा और सहानुभूति की, तो इसके अंतर्गत वो ये मानता है कि मनुष्य स्वभाव से मिलजुल कर रहना चाहता है, परंतु परस्पर सहयोग से जीवन अच्छा और उन्नत भी हो जाता है। इसलिए मनुष्य स्वभाव से बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा रूसो का मानना है। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि रूसो के अनुसार मनुष्य का जो स्वभाव है बहुत अच्छा है, परंतु मनुष्य का आत्म प्रेम उसे अहंकारी बना देता है और जिससे वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है और सहानुभूति प्रदर्शित करने की भावना को त्याग देता है। इस तरह से हम रूसो के विचारों के संबंध में ये मान सकते हैं कि मनुष्य के संबंध में उनके किस तरह से विचार रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। प्राकृतिक अवस्था के बारे में मानता है कि मनुष्य बहुत सुखी था, उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। उस समय उसके पास न घर था, न संपत्ति थी, कंदमूल खाता था और वह जानवरों की छाल को ओढ़कर जंगल जंगल घूमता रहता था। उस समय सभी व्यक्ति समान थे, आत्मनिर्भर थे और संतुष्ट थे, और सबसे अच्छी बात है कि वह स्वतंत्र भी थे। आवश्यकताएं बहुत सीमित थी और वह स्वयं अपना स्वामी हुआ करता था। नियम यह कहता था कि आप अपना हित देखो, किंतु दूसरे को कम से कम हानि हो, इस बात का ध्यान रखें। ऐसा रूसो का मानना था। तो प्राकृतिक अवस्था को रूसो ने उत्कृष्ट जंगली अवस्था और आदर्श अवस्था माना है। थोड़े दिनों के पश्चात, कालांतर में या कुछ समय के पश्चात, ये अवस्था धीरे धीरे समाप्त होने लगी और उस अच्छी और स्वतंत्र व्यवस्था में असमानताएं उत्पन्न होने लगी। ये असमानता उत्पन्न क्यों हुई? उसके पीछे कारण था मानव जाति की संख्या में वृद्धि होना, जलवायु में परिवर्तन आना, रहन सहन के स्तर में अंतर आना। इस तरह से प्राकृतिक अवस्था समाप्त होने लगी। सामाजिक शांति को व्यक्तिगत संपत्ति की धारणा ने नष्ट कर दिया और संपत्ति का उदय हुआ। संपत्ति को रखने की प्रथा सामने आ गई और मानव के मस्तिष्क में लालच ने जन्म ले लिया। या हमें कह सकते हैं कि संपत्ति रूपी सर्प मानव समाज में पैदा हो गया था और इस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था थी उसमें संघर्ष उत्पन्न हो गया। शक्तिशाली और कमजोर वर्ग की स्थिति उत्पन्न हो गई। अमीर और गरीब का भेदभाव उत्पन्न हो गया। अमीरों ने निर्धनों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। निर्धनों अर्थात गरीबों ने अमीरों के विरुद्ध षड्यंत्र करना शुरू किया। इस तरह से समाज में पूरी तरह से दुर्व्यवस्था फैल गई, अराजकता फैल गई और इन सारी अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए
सभी व्यक्तियों ने आपस में अनुबंध किया, समझौता किया और इस तरह से समझौते के आधार पर उन्होंने राज्य का निर्माण किया। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत हमको कुछ विशेषताएं देखने को मिलती है। जो विशेषता है वो इस प्रकार से हम पाते हैं कि समझौता सामाजिक और राजनीतिक दोनों था, अर्थात समाज और राज्य दोनों की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत होती है। दूसरी विशेषता हम इसमें ये देखते हैं कि समझौता प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाभकारी है, क्योंकि इसमें व्यक्तियों ने अपने अधिकारों का समर्पण किया, लेकिन समाज का सदस्य होने के नाते उस अधिकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। तीसरी हम विशेषता ये देखते हैं कि सामान्य इच्छा की कल्पना। सामान्य इच्छा व्यक्ति की आदर्श शिक्षा होती है, जो बहुत महत्वपूर्ण होती है, सर्वोच्च होती है। अगली विशेषता हम उनके विचारों में ये पाते हैं कि व्यक्ति शासक और शासित दोनों है। व्यक्ति शासक और शासित दोनों है। अगली विशेषता हम ये मान सकते हैं कि राज्य व सरकार में अंतर। समझौते से राज्य की स्थापना होती है। सरकार तो सामान्य इच्छा में होती है, जो कभी भी बदल सकती है, कभी भी परिवर्तन उसमें हो सकता है। इस तरह ये तमाम बातें हमको सामाजिक समझौता के अंतर्गत उनके विशेषता में हमको देखने को मिलती है। इसी तरह से उनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है और आलोचना के अंतर्गत हम निम्न बातें पाते हैं। पहली जो आलोचना है वो इस प्रकार से मान सकते हैं कि मानव स्वभाव का जो चित्रण रूसो ने प्रस्तुत किया है वो पूरी तरह से काल्पनिक है। दूसरी आलोचना हम इस तरह से मानते हैं कि जो प्राकृतिक अवस्था भी उन्होंने बताई है वो पूरी तरह से काल्पनिक है। तीसरी आलोचना हम उसकी इस बात पर देखते हैं कि समझौते में बड़ा विरोधाभास पाया गया है। और चौथी जो आलोचना है वो इस प्रकार से है कि समाज और राज्य में किसी प्रकार का अंतर उन्होंने नहीं बताया है। और अगली आलोचना अगर हम उनकी देखें वो इस प्रकार से है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकार इसका अंत होता है। तो इस तरह से हम ये पाते हैं कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत उसकी मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था, इन दोनों के अंतर्गत रूसो की विचारों की कुछ विशेषता भी देखने को मिलती है और उनकी कुछ आलोचना भी देखने को मिलती है। और इस तरह से रूसो ये मानता है कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य और समाज और राज्य की स्थापना होता है। और इस तरह से रूसो ने जो मानव स्वभाव प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया था और सामान्य इच्छा के आधार पर किस तरह से राज्य का निर्माण होता है, ये उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। और इस तरह से हम मानते हैं कि जो रूसो है वो उस काल में उन्होंने जो विचार व्यक्त किए थे कि प्रकृति का संरक्षण करो, प्रकृति का रक्षण करो, आज उनके ये कथन आज हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हम उसको मानते हैं। धन्यवाद।